हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं इसी यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए, जी हाँ, क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम सोशल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के सब्जेक्टिव सवाल जो मोस्ट रिपीटेड है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया सवाल, वैसे सारे सवालों को हम इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आइए मेरे बच्चे इस वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए, सोशल साइंस में हम जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे वो सारे सवालों को आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, और अच्छे से समझने का प्रयास करना, ठीक है। अगर आप अच्छे से समझते हैं प्रश्न को तो आपको अगर एग्जाम में प्रश्न का उत्तर याद भी नहीं रहेगा ना, तो आप लोग जोड़ जाड़ करके लिख सकते हो। तो आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को, उतना आप लोग के एग्जाम के लिए फायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें हम जो टोटल क्वेश्चन करवाएंगे आपको 6 प्रश्न को करवाएंगे, है ना। और इससे पहले आप लोग को कई प्रश्न करवा भी दिए हैं और लगातार इस तरीके से आप लोग को और भी प्रश्न हम कराते जाएंगे और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना। और कौन कौन से प्रश्न हमने करवा दिया है वो पिछले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं और अभी भी हम दिखा देंगे क्या क्या प्रश्न है। चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके ज्योग्राफी से पूछा गया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा का जो कटाव होता है उसको रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसका आप लोगों को उत्तर करना है। देखिए, प्रश्न अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आप अपने शब्दों में भी उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपको प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो फिर आप उत्तर कैसे लिखोगे। तो ये प्रश्न तो उम्मीद है समझ में आ गया कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन होता है, मृदा का जो कटाव होता है, मिट्टी का जो कटाव, उसको रोकने के लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हो। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन एक गंभीर समस्या है। जी हाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मृदा का अपरदन जो है एक गंभीर समस्या है। इसे रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज लिख दिया और आप लोग एग्जाम में पॉइंट वाइज ही लिखना, ठीक है, ताकि एग्जामिनर देखे तो फटाक से आप लोग का नंबर दे दे, है ना। वरना एक कहानी के जैसा लिख दोगे तो वो फिर ये एवरेज मार्क्स दे करके और आगे निकल जाएगा। इसलिए आप लोग पॉइंट वाइज करके लिखना है, सजा कर लिखना है, ताकि आप लोग एग्जामिनर अगर एग्जाम में क्वेश्चन देखे भी, अगर आप थोड़ा बहुत गलत भी लिख दिए अंदर में, लेकिन अगर आपका कॉपी सुंदर है तो आप लोग का नंबर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत कम समय होता है ना। तो देखिए, पहला इसमें क्या है आपका कि पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर भू संरक्षण किया जा सकता है। जी हाँ, पर्वतीय अगर क्षेत्र है, ढलाव क्षेत्र है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सीढ़ी नुमा, सीढ़ी रूप से, है ना। आप लोग के चित्र में, आप लोग इतिहास के चित्र में देखे भी होंगे, इस रूप से सीढ़ी नुमा क्या है, खेती किया जाता है ना। इस प्रकार के खेत बना करके और उसमें खेती किया जाता है। तो इससे क्या है कि भूमि का जो है संरक्षण किया जा सकता है, यहाँ पे जो मृदा अपरदन होता है उसको बचाव किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि वृक्षारोपण द्वारा मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। जी हाँ, अगर आप वृक्षारोपण करते हो, वृक्ष लगाते हो उस क्षेत्र में, तो उससे भी क्या होगा, मिट्टी का कटाव बच सकता है, मिट्टी का कटाव रोका जा सकता है। उसके बाद देखिए, तीसरे नंबर, बांध बना करके मिट्टी अपरदन रोका जा सकता है। जी हाँ, आप बांध बना करके भी मिट्टी का अपरदन को रोक सकते हैं। उसके बाद देखिए, पशुओं द्वारा अति चराई को नियंत्रित कर भू संरक्षण किया जा सकता है। पशुओं का जो अति चराई किया जाता है, मतलब जो आवश्यकता से अधिक जो चरा करके चरा दिया जाता है, उसको कंट्रोल करके आप भू संरक्षण कर सकते हो। उसके बाद देखिए, फसल अवशेषों को मिट्टी पर बिछाने से नमी बनी रहती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। जी हाँ, अगर जैसे फसल उपजा लिए तो उसका जो अवशेष बच जाता है तो उसको क्या कर सकते हो, वहां पे बिछा सकते हो, जिससे क्या है, मिट्टी में नमी बनी रहती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं। देखिए, दूसरा नंबर सवाल दिया गया है कि प्रौद्योगिकी, है ना, टेक्नोलॉजी जो है और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपभोग कैसे हुआ है। तो जो प्रौद्योगिकी का यानी टेक्नोलॉजी का और आर्थिक विकास के कारण जो है संसाधन, यानी कि हमारे पृथ्वी पे जितने संसाधन है उसका आर्थिक उपभोग कैसे हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए, संसाधनों का अधिक उपयोग प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास से संबंधित है। जी हाँ, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण जो है संसाधनों का जो दोहन हुआ है भारी पैमाने पर संभव हुआ है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ है उसके कारण क्या हुआ, संसाधनों का जो दोहन है ना भारी पैमाने पर हुआ है, तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। आर्थिक विकास के लिए क्या हुआ, अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती। जी हाँ,
अगर संसाधन है, अगर संसाधन है तो आप उसको अगर बोलेंगे कि वो रखा रखा संसाधन है तो क्या विकास करेगा? नहीं। जब तक संसाधन का सही प्रयोग नहीं करेंगे तो विकास का कारण नहीं बन सकता है। यही लिखा है कि संसाधनों की उपलब्धता, अगर संसाधन अवेलेबल है तो अपने आप विकास का कारण नहीं बन सकती तब तक कि वे उसे उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी और कौशल का विकास नहीं किया जाए। अगर संसाधन है, जैसे मान लो कि हमारे पृथ्वी पे, हमारे झारखंड में क्या है, कोयला है, अब उसका हम उपयोग ही नहीं करेंगे भाई, उसका उपभोग ही नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा? उसका उपभोग करेंगे अपना टेक्नोलॉजी लगा करके, अपना कौशल को विकास करके, तब ना फिर उसका ये उपभोग होगा, है ना। तो देखिए इस बात समझ में आया। तो क्या हुआ कि तब तक कि वो उपयोग में लाने की प्रौद्योगिकी और कौशल का विकास नहीं किया जाए तब तक वो क्या है, विकास का कारण नहीं बन सकता। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास होता गया, संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर किया जाने लगा, है ना। इस प्रकार जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो जो भी संसाधन थे उनका जो प्रयोग हुआ भारी पैमाना पर हुआ, है ना। जितना अधिक संसाधनों का दोहन हुआ, आर्थिक विकास भी उतना आगे बढ़ा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे संसाधनों का प्रयोग किया गया, उतना से उतना ज़्यादा क्या हुआ, आर्थिक विकास भी बढ़ता गया। बात समझ में आए? तो ऐसे आप लोगों को लिख देना है। आगे देखते हैं हमें क्या है कि समवायता के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण करें, है ना। समावयता के आधार पर संसाधन को वर्गीकरण। तो देखिए समवायता के आधार पर जो है आपका संसाधन जो है दो प्रकार है। कौन कौन से? एक नवीयोग्यकरण और अनवीकरण, है ना। तो पहला नवीकरणीय योग्य संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय योग्य, है ना। समाप्यता के आधार पर, समाप्यता होगा यहाँ पर, है ना, समाप्यता के आधार पर। तो दो भाग में। तो अब यहाँ देखना है कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है और अनवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है। तो नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? नवीकरणीय संसाधन जो है प्राकृतिक संसाधन होते हैं। नवीकरण जो संसाधन होते हैं वो प्राकृतिक संसाधन है जिनका प्रयोग जो है, जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, अथवा जिन्हें भौतिक, रासायनिक तथा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवकृत अथवा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा आदि, है ना। नवीकरणीय योग्य संसाधन वैसे संसाधन जो हम लोग बार बार जिसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं, जिसको नवकृत किया जा सकता है ना, चाहे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, चाहे यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, उसको हम लोग फिर से बना सकते हैं, है ना। फिर से उसको बना सकते हैं, फिर से उसको उपयोग में ला सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या क्या कहेंगे? नवीकरणीय योग्य। जैसे सौर ऊर्जा, जब तक सूरज रहेगा बच्चा तब तक सौर ऊर्जा का निर्माण होता रहेगा। पवन ऊर्जा, जब तक हवा रहेगा तब तक आपका इस ऊर्जा का निर्माण होता रहेगा। तो बात समझ में आया कि नवीकरणीय योग्य संसाधन वैसे संसाधन जिसका हम लोग बार बार में प्रयोग में लाया जा सकता है, जिसको नवकृत किया जा सकता हो, जिसे बनाया जा सकता हो, पुनः उत्पन्न किया जा सकता हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय योग्य संसाधन। अनवीकरणीय योग्य संसाधन जस्ट इसका उल्टा, ऐसे संसाधन जो एक बार खत्म हो जाने पर उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा संसाधन जो एक बार अगर हम उसको उपयोग कर लेते हैं तो उसको फिर से जो बनने में जो है, इसको पुनः प्राप्त हम इसको नहीं कर सकते, और इसके बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए खनिज हो गया, है ना। अगर हमारे पृथ्वी पे जो भी खनिज है उसका प्रयोग कर रहे हैं, लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना, तो अगर उसका उपयोग कर लेते तो क्या फिर से उसको हम बना सकते हैं? तो नहीं। जीवाश्म ईंधन, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, अब हमारा झारखंड में एक टाइम पे क्या होगा, कोयला पूरा खत्म हो जाएगा, तो क्या फिर से हम उसको बना सकते हैं? नहीं, इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते तक सोच रहे हैं। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन क्या? जिसका उपयोग एक बार करने के बाद वो खत्म हो जाता है, उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, बहुउद्देश्य नदी परियोजना से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। तो देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुउद्देश्य परियोजना जो है इससे क्या लाभ है और क्या हानियां हैं ये आपको बताना है। तो चलिए हम लाभ को और हानियों को अलग अलग लिख दिए, है ना। तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं के होने वाले लाभ, तो जल भंडारण में सहायता मिलती है। देखिए बहुउद्देश्य नदी परियोजना में क्या था कि बहुत सारे बांध बनाए गए थे। बहुउद्देश्य का मतलब क्या हुआ? बहुउद्देश्य का मतलब ऐसी परियोजना जिसमें बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करता हो,
है ना, वही है आपका बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना। तो बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना में क्या था कि वहां पे बांध बनाया जाता है, और बांध से क्या है, बांध मतलब समझ में आ रहा है कि इस तरीके से नदी में पानी बह रहा है तो यहाँ पे एक बांध बनाया जाता था, ठीक है। और बांध बनाने से क्या होता था, पानी का जो बहाव था वो कम हो जाता था, क्योंकि यहाँ पे रुकावट आ जाता था, है ना। और इस बांध से क्या क्या फायदा होता था मैं ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है। पहले बांध से क्या क्या फायदा हो सकता है, तो बिजली उत्पादन किया जा सकता है ना, पानी के बहाव को कम किया जा सकता है, मिट्टी के कटाव को कम किया जा सकता है, और यहाँ पे जो पानी जो अवेलेबल रहेगा, जैसे कि ये बह रहा है पानी, अब यहाँ पे जब रोक दिया गया तो यहाँ पे कुछ पानी क्या है, इकट्ठा हो गया। अब इस इकट्ठा पानी से क्या है, उद्योग वगैरह फैक्ट्रियों में काम आ सकता है। और क्या हो सकता है, इस पानी का उपयोग हम लोग पीने योग्य में भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, तो और हम लोग इसमें बाढ़ का नियंत्रण भी हो सकता है। जी हाँ, जितना स्पीड से यहाँ पानी बह रहा था, अब हम लोग यहाँ पे बांध बना दिए तो बाढ़ का नियंत्रण भी हो रहा है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे लाभ है इसमें। क्या है, इस नदी परियोजना में बहुत सारे लाभ हुआ था। तो क्या क्या, जल भंडारण में सहायता मिलती है। जी हाँ, इसमें जल भंडारण किया जा सकता है, बाढ़ रोकने में सहायता मिल सकती है, और क्या है, जल विद्युत उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन किया जा सकता है। फिर और भी अगर लिखना चाहते हैं जोड़ करके लिख सकते हैं कि उससे हम लोग सिंचाई कर सकते हैं, है ना। और ये जहाँ पे बांध है उसके आसपास के उद्योग भी स्थापित कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं मेरे बच्चा। अगला देखो, बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना से होने वाली हानियाँ के बारे में बताना है। तो इसका क्या क्या हानियाँ हो सकता है, ठीक है। तो देखो, नदियों के प्राकृतिक बहाव में बाधा डालती है। जी हाँ, नदी जो है इस तरीके से बह रही है, अब बीच में बाबू लगा देगा तुम क्या, फाटक, बीच में लगा देगा तुम बांध, तो बताओ इसके बहाव में तुम रुकावट डाल रहे हो कि नहीं। वो तो बहुत स्पीड से अपना बह रही थी, ठीक है, लेकिन आप क्या कर दिए, बांध बना दिए, तो इससे बहाव में क्या हो गया, बाधा पड़ गया। और क्या हो सकता है, बाढ़ के मैदान में जलाशय बनाने से वहाँ की वनस्पति नष्ट हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी जलाशय में चले जाती है। जी हाँ, अगर ये पानी बह रहा है, नदी है, आप यहाँ पे बांध बना दिए, ठीक है, यहाँ पे आप क्या किए, बांध बना दिए। बांध मतलब समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एक ये क्या बोलते हैं, जोड़ाई कर दिया जाना, ठीक है, जोड़ाई कर दिया जाता है वहाँ पर थोड़ा सा ऊंचा लेवल पर, ताकि पानी का जो बहाव है वो कम हो सके। तो अब यहाँ पे बोला कि किससे हानि का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि अगर यहाँ पे हम बांध बना देते हैं तो यहाँ पे पानी जो बह रहा था अब क्या हो गया, यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैम बन जाएगा एक तरीके से, और डैम बन जाएगा, जो पानी इतने ही में आ जा रही थी अब क्या है, चारों साइड, तो यहाँ के आसपास की जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे है, वो तो नष्ट होगी कि नहीं होगी। और क्या है, यहाँ पे आसपास में जितने भी उपजाऊ मिट्टी थे वो भी कहाँ चला जाएगा, जलाशय में चला जाएगा, डैम में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये नुकसान हो गया। और क्या नुकसान हो सकता है बहुउद्देश्य में, तो बांधों के कारण वहाँ के स्थायी निवासियों की आजीविका छिन सकती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे नदी है ऐसे, यहाँ बांध बना दिए, अब इस आसपास में अगर मान लो घर है, अगर घर है तो यहाँ बांध बना देंगे तो क्या होगा, इसके आसपास के घरों को भगा दिया जाता है, हटा दिया जाता है कि यहाँ पे डैम बनेगा, तो डैम बनेगा तो फिर दिक्कत है, यहाँ पे यहाँ के अस्थायी निवासी का आजीविका छिन जाती है यहाँ पर। तो ये सारी हानियाँ हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बहुउद्देश्यीय नदी परियोजना में ना ज़्यादा लाभ है और हानि कम है, इस चीज़ को जानो, इसीलिए आपका इसका स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है। तो जल दुर्लभता क्या होता है, तो यदि जल यद्यपि प्राकृतिक का समाप्त होने वाला एक उपहार है, जल जो है क्या है, यद्यपि जो है प्राकृतिक का समाप्त होने वाला उपहार है। यहाँ पे समाप्त होगा, है ना भाई, देख रहे कि भाई उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, समाप्त होने वाले थोड़े समाप्त है ना। तो जल यद्यपि जो है प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, ये समाप्त नहीं होगा, फिर भी असमान वितरण के कारण, है ना, फिर भी असमान वितरण के कारण, अत्यधिक मांग एवं दुरुपयोग के कारण जल स्तर क्या हो रहा है, लगातार नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है, और तथा जल दुर्लभ होता जा रहा है। और जल की इसी कमी की समस्या को हम लोग जल दुर्लभता कहते हैं। बात समझ में आया। जल तो हम लोग को पता है कि प्रकृति का असमाप्त होने वाला उपहार है, ये समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी असमान वितरण के कारण, असमान वितरण के मतलब कि क्या हुआ, असमान वितरण की कहीं ज्यादा उपयोग किया जा रहा है जल का, कहीं जल का ज्यादा उपलब्ध किया जा रहा है और कहीं पे कम किया जा रहा है। तो ज्यादा और कम ये क्या है, असमान वितरण हो रहा है। अत्यधिक मांग के कारण और दुरुपयोग के कारण जल का क्या है, दुरुपयोग भी किया जा रहा है। जहां पे एक बाल्टी का प्रयोग करना चाहिए वहां पे 4 बाल्टी कर रहा है। जहां नल लग जाता है तो हाथ धोने के लिए हम लोग थोड़ी से पानी यूज करते हैं, अब नल लगा दिए तो यहाँ पे पूरा एकदम नहा लेंगे वैसा पानी का उपयोग किया जाता है। तो ये इस तरीके से जल का जो दुरुपयोग के कारण क्या हो रहा है, जल स्तर जो है लगातार नीचे चला जा रहा है और जल दुर्लभ होता
होता जा रहा है, और इसी जल की समस्या को ही हम लोग जल दुर्लभता कहते हैं। बात समझ में आया? सिंपल सा एक लाइन में, जल की समस्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? जल की समस्या की, जल की कमी की समस्या को ही हम लोग जल दुर्लभता कहते हैं। अब जल दुर्लभता के क्या क्या कारण हो सकता है? ठीक है, तो ऊपर में तो हमने 2-3 बोल ही दिया कि असमान वितरण के कारण, अत्यधिक मांग के कारण, जल का दुरुपयोग होने के कारण, तो 2-3 पॉइंट तो ऊपर ही हो गया। अगर उससे भी आप लिखना चाहते हैं तो बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। अब देखिए पॉइंट वाइज यहाँ पे मैंने लिख दिया कि संसार में जितना पानी उपलब्ध है उसका 2.5 ही मीठे पानी का है, और इस मीठे जल का कोई 70 भाग पहाड़ों और बर्फ के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार मीठे एवं स्वच्छ पानी की मात्रा बहुत कम रह जाती है। ठीक है, जल दुर्लभता का क्या कारण है? तो संसार में जितना पानी उपलब्ध है, आप लोग को पता है कि 3 हिस्सा पानी है भाई, फिर भी कमी क्यों है? तो उसमें अगर 3 हिस्सा पानी है, लेकिन मात्र उसमें 2.5% ही जो है मीठा पानी है, और इस मीठे पानी का 70%, अगर 2.5 जो है 2.5% अगर पानी मीठा पानी है, तो उसमें 70% जो है ये बर्फ में है, बर्फ के रूप में है, पहाड़ों पर बर्फ के रूप में है। ठीक है, तो उसको तो हम लोग उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रकार मीठे एवं स्वच्छ पानी की मात्रा क्या हो जाती है? बहुत ही कम हो जाती है। तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, निरंतर बढ़ रही जनसंख्या के कारण भी प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता निरंतर कम होती जा रही है। जी हाँ, जनसंख्या बढ़ने से भी क्या हो रहा है? पानी का उपयोग ज़्यादा हो रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है? जल दुर्लभता हो रही है। उसके बाद देखिए कि जब हम खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता से अधिक उपयोग करते हैं तो भी पानी की कमी हो जाती है ना। अब खेत में हम लोग को सिंचाई करना है, थोड़ा सा जितना उपयोग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? लाइट है भाई, मोटर है भाई, लगा के छोड़ दो, अपना काम करते रहो, पानी बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है ना। आजकल इतना लोग कोढ़िया हो गए हैं, इतना लोग कोढ़िया हो रहा है कि एक जो पात से पटाया जाता है ना, जो लाइन से पटाया जाता है, वैसा भी नहीं पटा रहे हैं, डायरेक्ट मोटर लगा के छोड़ दे रहे, पटते रहेगा अपने। तो इस तरीके से क्या हो रहा है? यहाँ पे जल की जो ज़्यादा खपत हो रही है, इससे भी जल दुर्लभता हो रहा है। आगे देखिए, बढ़ने वाले उद्योग के कारण भी पानी की कमी हो जा रही है। ठीक है, तो देखो ये सब तो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो मेरे बच्चे, बस आपको पॉइंट ध्यान में रखना है क्या क्या बातें हैं सो, है ना। तो बढ़ते हुए उद्योग के कारण, फैक्ट्री वगैरह बढ़ रहा है, उससे भी पानी कमी हो रहा है। जैसे कागज उद्योग, इस्पात उद्योग आदि में पानी की बड़ी खपत हो जाती है, बहुत ज़्यादा खपत होती है वहाँ पर। शहरों की निरंतर बढ़ने से पानी की आवश्यकता बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, शहर है भाई तो वहाँ पे भी पानी की खपत ज़्यादा हो रही है। अब देखिए लास्ट सवाल इस वीडियो का हम करने वाले हैं कि राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करें। आज हम जितने भी क्वेश्चन करवाए बच्चों, ये आपके ज्योग्राफी से सवाल रहा था। ठीक है, चलिए इसका आंसर कर लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर हम आप लोग से बात करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पे फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देना है? आप लोगों को शेयर कर देना है। क्या दिया गया है, और आप लोग का तैयारी के लिए, एग्जाम की तैयारी के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है बच्चे, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग का मैथ, साइंस, सोशल साइंस सारा की तैयारी वहाँ पे कराया गया है। ठीक है, राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्र में रहने वाले लोग पानी पीने का पानी एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण तकनीक का उपयोग करते हैं। राजस्थान में जो है ना, अर्धशुष्क क्षेत्र में वर्षा जल जो है, मतलब बारिश जो होता है, उसका जल का संग्रहण करते हैं। तो कैसे करते हैं वो आप लोग को यहाँ बताना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, पीने की पानी एकत्र करने के लिए जो है, चूँकि राजस्थान में बहुत ही जल की समस्या है ना, तो वहाँ पे जो है छत पर जो वर्षा होता है, वो जल संग्रह करने की तकनीक का उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का। क्या क्या करते हैं देखो, खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो खेत, बारिश जो हुआ, छत पर जो पानी है उसके लिए क्या है, बगल में जो खेत है उस पर एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ताकि मृदा को संचित किया जा सके। जैसे जैसलमेर में खादीन तथा राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में जौहड़, है ना, ये सारी चीज़ें। राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पानी का पीने के पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका का उपयोग करते हैं, है ना। वहाँ पे क्या है, ये सारे जगहों पर ये टांका का उपयोग करते हैं, भूमिगत टैंक का उपयोग करते हैं। ये टैंक घरों के ढलाव क्षेत्र से पाइप के द्वारा जुड़े होते हैं। जो छत होता है मेरे बच्चा, ठीक है, जो छत होता है, इससे पाइप जुड़ करके खेत में ऐसे अटैच किया जाता है। ठीक है, और जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी इन नलों के होकर भूमिगत टंका के में पहुंचता है और जहां एकत्रित किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या है कि छत का जो वर्षा जल है वो राजस्थान के क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, वहां पे पानी का इकट्ठा किया जाता है।
ठीक है, तो ऐसे आप लोग को लिख देना है मेरे बच्चे। तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया वो आपके ज्योग्राफी से 6 सवाल थे, और भी आपके सवाल यहाँ पर दिए गए। मैं सारे सवालों को अगले वीडियो में आप लोगों को करा दूंगा, और इससे पहले हम और आप लोगों को बहुत सारे सवाल हमने पहले करा दिया है। ठीक है, देख सकते हैं G77 समूह 77 क्या है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम, भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषता, लौह खनिज क्या है और अलौह खनिज क्या है, राजनीतिक दल के अर्थ का स्पष्ट करना है, आर्थिक असमानता क्या है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, स्पेनिंग जेनी क्या था, है ना, उदारवाद क्या है, गिरमिटिया मजदूर कौन है, बहुउद्देश्य परियोजना की कोई 2 हानियां लिखें, खनिज क्या है, सांप्रदायिक नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये सारे सवालों को हमने पहले भी करा दिया। अगर आप पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। क्या है, 19वीं सदी के मध्य मुंबई की आबादी में भारी वृद्धि क्यों हुई और कारण बताएं। तो उसके लिए मैं, पता है, सोशल साइंस का एक प्लेलिस्ट बना दिया हूं, अगर वहां से आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को भी जरूर देखेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वैसे वैसे क्वेश्चन को कराया जा रहा है जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।